गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में बनवारी शर्मा लेक्चर ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के मानव अधिवास। ये हम कहेंगे कि राजस्थान में जो भी मानव अधिवास पाए जाते हैं उनके संबंध में उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आपकी क्लास है बीए बीएससी और बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट। पेपर है आपका सेकंड राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी और राजस्थान यूनिट थर्ड, राजस्थान मानव अधिवास या राजस्थान के कॉमन सेटलमेंट्स। तो सबसे पहली बात ये देखते हैं कि मानव अधिवास होते क्या है। तो मानव अधिवास या यूं कहें कि मानव आवास, या यूं कहें कि जैसे कि मानव का जो घर या जैसे हम घर बना के रहते हैं, तो यूं कह सकते हैं कि हमारी जो भी जरूरतें पूरी होती है, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल, सड़कें वगैरह, तो ये सारी चीजें मिलके मानव अधिवास का निर्माण करती है। यानी कि सबसे पहले मानव एक घर का निर्माण करता है, यूं कहें कि झोपड़ी का निर्माण करता है। चाहे फिर झोपड़ी से क्या होता है कि दो झोपड़ियां, चार झोपड़ियां, फिर हो सकता है पक्के घर बन जाए, फिर धीरे धीरे और घर फैल जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है अधिवासों का निर्माण होता है और उनका विस्तार होता जाता है। फिर आगे चलकर अधिवास जो है ग्रामीण अधिवास, फिर एक गांव बड़े गांव में बदलता है, कस्बे में बदलता है, शहर में बदलता है, महानगर में बदलता है। तो इस तरीके से जो अधिवासों के फिर आगे विभिन्न रूप होते जाते हैं। तो अपना टॉपिक है कि राजस्थान के जो है मानव अधिवास। तो राजस्थान के मानव अधिवास यानी कि राजस्थान के संदर्भ में जो भी अधिवास पाए जाते हैं, या राजस्थान में हम कहेंगे लोग जो घर बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, उनके कौन कौन से प्रारूप हैं, और जो अधिवास बनाने के लिए कौन कौन सी जो सामग्री काम में ली जाती है, कि कहाँ पर जो है लकड़ी पत्थर वगैरह से मकान बनते हैं, कहाँ पर घास फूस से बनते हैं, कहाँ पर मिट्टी ईंट वगैरह या सीमेंट कंक्रीट वगैरह से बनते हैं। तो इस तरीके से जो विभिन्न विशेषताएं मानव अधिवासों की वो देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम मानव अधिवास की। तो देखो, मानव अधिवास हम कह सकते हैं कि जो हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कि हम तीन आवश्यकताएं कहते हैं कि भाई हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान में जो तीसरा जो आता है अपना मकान, यह रहने की अधिवास, कि हमें रहने के लिए एक स्थायी आवास चाहिए, घर चाहिए। तो जब मानव जो है घर का निर्माण करता है, यह कहीं के अधिवास का निर्माण करता है, फिर उससे आगे और अधिवास विकसित होते जाते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति ने मानव को सहकारिता का पाठ पढ़ाए हैं। यानी कि जो भी हमारे को कहेंगे, पहले क्या था, मानव जंगलों में भटकते रहते थे, दो चार के ग्रुप में, कोई अकेला भी भटक रहा है, या फिर हो सकता है एक समूह होता था जो कभी गुफाओं वगैरह में रहते थे, कभी पेड़ों के नीचे रात गुजारते थे, कभी पेड़ों के ऊपर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव में फिर सामूहिकता की भावना है। उसको लगा कि यार अगर हम एक समूह में रहे, एक जगह स्थायी रूप से बस के रहे, तो हमें जो है सामूहिक रूप से सुरक्षा मिलेगी, सामूहिक रूप से हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सामूहिकता की भावना है और मानव जो है सामूहिक निवास में रहने लगे, एक समूह में रहने लगे। सामूहिक निवास एवं सहकारिता की भावना ने मानव को प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल ऐसे क्रिया करने के लिए प्रेरित किया, उसके सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप सांस्कृतिक भूदृश्य का उदय हुआ। अब मानव क्या समूह में रहने लगा। समूह में रहने के कारण एक घर में तो सब नहीं रह सकते, बहुत सारे घर बने होंगे, झोपड़ी वगैरह जो भी बनी होंगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव अधिवासों का निर्माण हुआ। तो मानव की क्रियाओं के कारण जो भी मानव अधिवास बनते हैं, जो भी दूसरे प्रारूप बनते हैं, हम उनको कहते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। तो ये सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है, मानव जो भी घर बनाता है, फैक्ट्रियां बनाता है, रोड बनाता है, ये सारे अपने कहलाते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। तो इनका उदय हुआ। अधिवास इस सांस्कृतिक भूदृश्य के अंग है। अब ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य का एक अंग है वो है मानव अधिवास, जिस जगह पर मानव जो है निवास करता है, रहता है। अब आगे देखते हैं, ग्रहों का समूह बस्तियां अधिवास कहलाता है। आधुनिक काल में अधिवास मानव की सामूहिकता, सहकारिता, सहयोग, सामाजिकता की प्रतीक है। अब देखो, जहां पर मानव अधिवासों में रहता है वो समूह में रहता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है, सहकारिता करते हैं एक दूसरे काम में सहयोग से, और सामाजिकता है, सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये इनका प्रतीक है। मानव अधिवास मानव संस्कृति और सभ्यता को भी प्रकट करते हैं।
इस संस्कृति और सभ्यता को भी प्रकट करते हैं, जो भी हमारे प्राचीन काल में जो भी मानव अधिवास में जो हड़प्पा बंदरों से जो अवशेष मिले हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि उस समय क्या संस्कृति रही थी, कैसी सभ्यता रही है। तो ये संस्कृति और सभ्यता को भी प्रकट करते हैं। फिर आगे देखते हैं अधिवास की स्थापना। अब बात आती है कि अधिवास की स्थापना, अधिवासों का निर्माण कैसे होता है। एक घर बना, यह कहें कि कोई जंगल था, कोई मानव आता है, वहां पेड़ पौधे काटता है और वहां पर एक घर का निर्माण करता है, एक घर बना देता है। इसी से हम कह सकते हैं कि अधिवास की जो है एक गृह निर्माण के साथ ही स्थापना हुई और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, तथा कालांतर में समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए वहां मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, मनोरंजन केंद्र वगैरह जो है इस तरीके की चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। यानी कि हम कहें कि मानव अधिवास क्या लगातार विकसित होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है। जहां ये सभी स्थापित किए जाते हैं वही स्थान अधिवास कहलाता है। जो जहां पर ये बन गए, विकसित हो गए, वही क्या कहलाए, अधिवास कहलाए। या मानव की जो भी आवश्यकताएं पूर्ति करने के जो भी साधन है, उस समूह में जहाँ रहते हैं उसको कुल मिलाकर अधिवास है। अधिवास स्थल का चयन एक जटिल समस्या होती है। इसमें कई सारे कारक होते हैं, प्राकृतिक मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, कभी सुखदायी और कभी दुखदायी होता है कि मान लो कभी कोई गलत जगह पर घर बन गया, अधिवास बन गया, तो उसका हमेशा मतलब परेशान रहेगा वहां रहने वाला। और अच्छी जगह अगर घर बना है, अच्छी जगह मकान है, तो वो सुखी रहेगा। तो इस तरीके से अधिवास का जो भू दृष्टि का चयन या तो सुखदायी होगा या दुखदायी। अधिवास अपनी स्थापना के साथ ही मानव अंतर संबंध स्थापित करेगा। अब मानव जहां पर भी अधिवासित रहेगा, जहां पर भी क्रिया करेगा, तो क्या होगा कि प्रकृति और मानव के बीच में, पारिस्थितिकी के बीच में, जो मानव और पारिस्थितिकी के बीच में क्रिया होगी, परस्पर क्रिया होगी। यानी कि मानव कहीं घर बना के रहेगा तो वहां के पेड़ पौधों को काटेगा, वहां शिकार करेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करेगा वो, जिससे कि मानव की क्या है कि प्रकृति के साथ जो है क्रियाएं होती है, आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। फिर अगर ये अनुकूल रहता है, वहां पर जो है मानव अच्छे से फलता फूलता है, सुख शांति से रहता है, तो हम मानते हैं कि उसका जो है अधिवास का जो स्थान है वो अच्छा है। अगला आता है मानव अधिवास का अर्थ। और मानव अधिवास का अर्थ अलग अलग जो हम कह सकते हैं, इसमें भी विचार है शब्द के अनुसार कैसे, तो वो देखते हैं कि अधिवास जो एक दखलकारी इकाई है, ऑक्यूपेंसी है, अंग्रेजी भाषा के शब्द से बनाई है सेटलमेंट। सेटलमेंट से बना है अधिवास। यानी कि अंग्रेजी में हम जो है सेटलमेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अधिवास। यानी कि मानव जहां पर सेटल हो जाता है, बस जाता है, उसी को हम कहते हैं सेटलमेंट या अधिवास। अब ये सेटलमेंट का समानार्थी है अंग्रेजी के शब्द सेटलमेंट का उद्भव प्राच्य अंग्रेजी के शब्द सेटल या सीट या स्थान अथवा सेटलन या टॉप प्लेस या स्थित करना से माना जा सकता है। शब्दकोशों में इसे कहीं इसके कई अर्थ बताए गए, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से दो विशेष महत्व के हैं। एक तो क्या, सेटल कॉलोनी, यानी कि एक आवासित उपनिवेश। देखो वैसे इसके अलग अलग अर्थ कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें ज्योग्राफी के संदर्भ में, तो ज्योग्राफी में इससे क्या रेफरेंस, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग अर्थ हो जाएगा एक आवासित उपनिवेश, अर्थात आवासों का समूह जिसमें लोग निवास करते हैं। आवासित क्षेत्र कह लो चाहे आवासों का समूह कह लो, बात कोई है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से जो है परिभाषित कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। बसाव की प्रक्रिया, आवासों का समूह जिसमें लोग निवास करते हैं, तथा बसाव की प्रक्रिया या स्थान स्थायी निवास बनाने का कार्य करते हैं। व्युत्पत्ति की विशेषता के आधार पर भूगोल में भी अधिवास शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है। वापस इसका एक नया अर्थ आ जाएगा कि अलग अलग जगह पर देखो, अलग अलग रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा कि अधिवास का अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। तो इसका भी दो अर्थ निकलता है। कैसे निकलता है? बसाव प्रक्रिया तथा बसाव प्रक्रिया के उत्पाद।
यानी कि एक तो क्या होता है कि बसने की क्रिया यानी कि मकान का धीरे धीरे विकसित होना, और एक जो प्रोडक्ट होता है फाइनल की एक कॉलोनी बस गई या जो भी मकान बन गए, तो ये दोनों बसाव की प्रक्रिया और बसाव की प्रक्रिया के उत्पाद, जैसे मकान, बाग, बगीचा, खेत खलिहान, परिवहन, मनोरंजन के साधन, व्यापारिक प्रतिष्ठान वगैरह, ये सारी चीजें जो हम इसको अधिवास में सम्मिलित करते हैं। अब त्रिवार्ता आते हैं। त्रिवार्ता के अनुसार क्या है? अधिवास शब्द से अभिप्राय अध्यासन या अध्यासन ऑक्यूपेंस इकाई में जनसंख्या के विशिष्ट समूह से है जिसमें निवासियों के लिए मकानों, गलियों आदि की सुविधाएं पाई जाती हैं। तो ये अपने परिभाषा के अनुसार परिभाषा, अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है परिभाषा अलग अलग हो सकता है। मानव अधिवास पृथ्वी तल पर वह आबाद स्थल है जो एक परिवार या समूह के द्वारा अतिक्रमण प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध किया जाता है। वही बात इन्होंने फिर अलग शब्दों में कह दी। तथा गृह निर्माण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवन निर्माण के उद्देश्य से प्रयोग में लिया जाता है। इसमें सभी प्रकार के गृह सम्मिलित होते हैं, चाहे झोपड़ी हो, लकड़ी, मिट्टी या सीमेंट, लोहे और पत्थर से निर्मित भवन हो। यानी कि अधिवास में हम क्या कह सकते हैं कि एक झोपड़ी से लेकर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक जो है सब अधिवास के अंतर्गत। इस प्रकार अधिवास का आकार ग्रहों की संख्या के आधार पर पूर्वा, गांव, नगर, महानगर हो सकता है। में मकान एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं या पास पास में हो सकते हैं। अगर ग्रामीण अधिवास है तो हो सकता है मकान दूर दूर हो। शहरी अधिवास है, नगरीय अधिवास है, तो उसमें अधिवास जो है पास पास हो सकते हैं, चिपके चिपके हो सकते हैं, कंजेस्टेड होते हैं। इन मकानों को परस्पर जोड़ने तथा अधिवास को बाह्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए मार्ग बनाने होते हैं। ठीक है। अब कनेक्टिविटी भी चाहिए, यानी कि अगर कोई मकान बने तो उनके आने जाने के लिए रोड वगैरह की सुविधा भी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये सारी सुविधाएं विकसित होती हैं। अब सभी अधिवासों में क्या होता है, गृह जो है प्रारंभिक इकाई होता है, यानी कि जो मकान जो बनता है सबसे पहले वो प्रारंभिक इकाई होता है। कोई भी एक घर बनता है, फिर एक घर से 2 घर, 3 घर, 4 घर, 10 घर, 20 घर, तो इस तरीके से क्या होता है कि गृह या कहें कि घर जो होता है, एक मकान जो होता है, इसकी प्रारंभिक इकाई होता है। इन अधिवासों में मानव एक सामाजिक प्राणी की भांति जीवन व्यतीत करता है, सामाजिक रूप से रहता है। और जंगली, जैसे जंगलों में रहता था मानव पहले, उस तरीके से अधिवासों में नहीं रहता है। जंगलों में क्या होता था कि कहीं गुफा में एक दिन रात रुक गए, फिर दूसरे दिन कहीं पेड़ पर रुक गए या कहीं दूसरी जगह रुक गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि मानव जो है अलग अलग जगह रात बिताता था, लेकिन इसमें सामाजिक रूप से जो है सामाजिक प्राणी के रूप में स्थायी रहता है, सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। वस्तुओं के आदान प्रदान तथा परस्पर संपर्क के लिए हो गए। अधिवासों में गली और सड़कें होती हैं कि उनमें अगर एक दूसरे को जो है परस्पर संपर्क करना है, आना जाना है, उसके लिए अधिवासों में जो है गली होती है, सड़क। उसके बाद आता है मानव अधिवासों के तत्व, यानी कि एक अधिवास को हम अधिवास कब कहेंगे कि कौन कौन सी जो है वो कंडीशन पूरी करता है, कौन कौन सी जो है परिस्थितियां हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, या यूं कहें कि प्रमुख कौन कौन से कारक होंगे जो इसको निर्धारित करेंगे कि हाँ इसको हम अधिवास कह सकते हैं। कि जैसे एक झोपड़ी है, लेकिन एक झोपड़ी अपने अपने आप में जो है वो संपूर्ण अधिवास हम उसको नहीं कहेंगे, उसके साथ कई सारी दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है कि मानव अधिवास के तत्व कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से कारक हैं, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो देखो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, पूर्वा से ग्राम, नगर वगैरह जो है लगातार इस तरीके से विकास होता रहता है। किंतु मौलिक तत्व ऐसे हैं जो सभी अधिवासों में उपस्थित रहते हैं। कुछ तत्व क्या होते हैं जो सभी अधिवासों में उपस्थित होते हैं और वो होने चाहिए। तो डॉक्सियाडिस नाम के जो विद्वान हैं, इन्होंने तत्व बताए 5 तत्व। कौन कौन से तत्व बताए? प्रकृति, जहां पर मानव अधिवास है वहां प्रकृति तो निश्चित रूप से होगी। प्रकृति होना चाहिए, मानव होना चाहिए। प्रकृति में ही तो मानव अधिवास का निर्माण करता है। तो पहले सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि एक जंगल क्षेत्र है जिसको हमने दे दिया प्रकृति नाम। दूसरा मानव आता है, मानव आकर वहां पर रहने लगता है, यह कहेंगे प्रकृति में ही मानव, फिर उसके बाद में आकर वहां रहता है।
फिर मानव क्या करता है, समाज का निर्माण करता है। फिर वहां के जो प्राकृतिक वातावरण है, उस क्षेत्र का कुछ प्राकृतिक वातावरण होगा, वर्षा की मात्रा, धूप छांव वगैरह जो भी। और पांचवा कारक आता है परिवहन तंत्र। अब मानो कि अपने आने जाने के लिए जो भी परिवहन के रूप में जो रोड वगैरह है, जो कुछ भी काम में रहता है, तो हम कहेंगे उसको परिवहन तंत्र, चाहे वो नदी से आया जाए चाहे रोड से आया जाए। प्रकृति से तात्पर्य स्थल से है जहां अधिवास का निर्माण होता है। मानव अधिवास का निर्माता है, समाज अधिवास को संगठित करता है। अब देखो, प्रकृति सबसे पहला कारक, उसके बाद क्या, मानव, मानव अधिवास का निर्माण करता है, समाज अधिवास को संगठित करता है, यानी कि समाज में सामूहिकता की भावना होती है। प्राकृतिक वातावरण अधिवास के आकार एवं विकास को जो है प्रभावित करते हैं। अब प्राकृतिक कारक यानी कि वहां पर सारी सुविधाएं है कि नहीं, मानव के रहने के अनुकूल है कि नहीं है। परिवहन तंत्र वे मार्ग हैं जो रक्त नलिका के समान कार्य करते हैं। इन सभी तत्वों के सहयोग से जो है अधिवास कार्यशील होते हैं। ये हो गए अपने मानव अधिवास के तत्व। अब आते हैं अपने मानव अधिवासों के अंग। यानी कि जैसे हमारा मानव शरीर होता है, अलग अलग तरह के जो है अंगों से मिलकर बना होता है, उसके अंग उपांग होते हैं। तो इस तरीके से अधिवास के भी जो है अलग अलग अंग उपांग होते हैं। तो कौन कौन से जो है अंग हैं वो देखते हैं। मानव शरीर अंगों की भांति प्रत्येक अधिवास के भी अंग होते हैं, सभी प्रकार के अधिवासों में पाए जाते हैं। जैसे हमने तत्व देखे थे, उसी प्रकार इसके जो है अंग भी होंगे कुछ। तो कौन कौन से अंग होते हैं, और ये अपना विशिष्ट कार्य संपादित करते हैं। जो हर एक अंग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। सामान्यतः अधिवास के जो है चार अंग जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। चार अंग कौन कौन से देखते हैं। पहला है सहरूपी भाग या होमोजीनस पार्ट्स। सहरूपी भाग यानी एक समान जो भी घर वगैरह पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे सहरूपी भाग। दूसरा है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग जैसे अपना जयपुर हो गया, जयपुर में क्या है कि एक कोई जो अपना यूं कहें कि अंदर जो परकोटे का मार्केट है, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो केंद्रीय भाग है, कि वहां पर जो है प्रारंभ से ही बाजार वगैरह और मेन मार्केट जो है। फिर किसी भी प्रकार के परिसंचरण भाग। परिसंचरण भाग में अपना रोड वगैरह जो भी कनेक्टिविटी यानी कि आने जाने के लिए, परिसंचरण के लिए जो भी सुविधाएं होगी, तो यह है परिसंचरण भाग, सर्कुलेटरी पार्ट्स। चौथा है विशिष्ट भाग। विशिष्ट भाग यानी जो मानव की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे अपने प्रशासनिक भवन हो गए, स्कूल हो गए, मंदिर हो गए, ये क्या करते हैं, मानव की किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं विशिष्ट भाग। किसी भी गांव या नगर में निर्मित क्षेत्र अर्थात आवासीय गृह समरूपी भाग के अंतर्गत जो है ये सम्मिलित किए जाते हैं। ये शहर रूपी भाग, इनको हम क्या कहेंगे, जो भी अपने घर वगैरह पाए जाएंगे। अब केंद्रीय भाग क्या हो गया, गांव और नगर के मध्य स्थित व्यापारिक क्षेत्र केंद्रीय भाग कहलाता है। गांव एवं नगर के जो स्थित सड़कें होती हैं उनको हम कहेंगे परिसंचरण भाग। फिर अगला आता है विशिष्ट जो अपने मंदिर वगैरह, ये हो गए अपने अधिवास के अंग। यानी कि कौन कौन से अंग हैं जिससे एक अधिवास जीवित रहता है, वो कार्यशील बना रहता है। अगर इनमें से हम कहें कि एक भी अंग जो है सही से कार्य नहीं करे, यदि ऐसा होता है कि मान लो किसी अधिवास में जो परिसंचरण की सुविधा नहीं हो, तो लोग वहां से छोड़कर चले जाएंगे। या किसी अधिवास में जो है कहें कि मेन मार्केट वगैरह ऐसे कोई जो प्रमुख अंग है अगर वो नहीं है, तो क्या होगा कि अधिवास खत्म हो जाएगा। फिर आता है अगला, राजस्थान में अधिवासों की स्थापना के कारण। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर भी अधिवास का विकसित होता है, तो अभी इसमें हमने थोड़ा पहले देखा था कि प्राकृतिक कारक कैसे जो है अधिवास को प्रभावित करते हैं। यहाँ जो हमने देखा था कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कहें कि हमने देखे थे कारक, उसमें एक था अपना प्राकृतिक कारक या फिर यूं कहें कि प्रकृति। तो जब भी किसी अधिवास की जो है स्थापना होती है, तो उसकी स्थापना को कुछ ना कुछ ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये कारक कौन कौन से हैं,
मानव अधिवास की स्थापना के कारक, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि मानवीय कारक, दूसरा हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारक के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में अगर पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, या वहां पर स्थल भाग जो है उबड़ खाबड़ है, जंगली जानवरों का जो है डर रहता है, या फिर वहां पर जो है हम कहें कि शत्रु सेना वगैरह का जो है आक्रमण का डर रहता है, या जैसे हम कह सकते हैं अपने भारत पाकिस्तान बॉर्डर का क्षेत्र हो गया, कि जहां पर हम हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कब गोला बारूद आके गिर जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर अधिवासियों के निर्माण की संभावना बहुत कम होगी। तो मानव अधिवास को अच्छे अगर कारक मिलेंगे तो हम कहेंगे अधिवास जो है अच्छे फलेंगे फूलेंगे, वहां पर अधिवासियों का अधिक विकास होगा। और अगर वहां पर कारक अनुकूल नहीं होंगे तो वहां पर अधिवासियों का विकास नहीं होगा। तो वातावरण से तात्पर्य उन सभी तथ्यों और दशाओं से है जो किसी वस्तु या स्थान के चारों ओर विद्यमान रहते हुए उस वस्तु या स्थान को प्रभावित करती है। देखो वातावरण, वातावरण यानी यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण, प्रकृति भी कह सकते हैं इसको। अब ये क्या, जहां पर जैसी परिस्थितियां होंगी ये वहां के अधिवास को भी प्रभावित करेगी, उस स्थान को प्रभावित करेगी, कि वहां पर जो है अगर अच्छे कारक होंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मान लो कोई क्षेत्र है जहां पर अच्छी बारिश होती है, कि कभी पानी की कमी नहीं होती है, तापमान ना बहुत ज्यादा रहता है ना बहुत कम होता है, अनुकूल रहता है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, एक अच्छा समतल क्षेत्र है जहां पर आना जाना भी आसानी से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर अधिवास तेजी से बढ़ेंगे और वहां पर सघन अधिवासों का विकास होगा। तो इस तरीके से वातावरण भी हम देखते हैं एक प्रमुख कारक होता है। मानव अधिवास वातावरण का ही एक तत्व है जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अन्य तत्वों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व दोनों से प्रभावित। मानव अधिवास के प्रकारों तथा प्रतिरूपों का निर्धारण वातावरण के द्वारा ही होता है। वहां पर जो भी वातावरण पाया जाएगा उसी के हिसाब से क्या होगा, अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप निर्धारित होंगे, यानी कि किस फॉर्मेट में जो है अधिवास, अधिवासों का बसाव। प्रतिरूप से तात्पर्य होता है कि जो घर या जो घर और अधिवास जो भी बने हैं वो किस रूप में बने हुए हैं, कि आयताकार रूप में अधिवास बने हैं या फिर किसी त्रिभुज के रूप में बसे हुए हैं, किस रूप में जो है शहर का बसा हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान के कुछ भागों में अधिवास प्रविकीर्ण रूप में है तो कहीं कहीं पर सघन रूप में। अब जहां पर क्या होगा कि एक सघन अधिवास विकसित होने के लिए जो है परिस्थितियां नहीं पाई जाएगी, अनुकूल नहीं होगी, वहां पर क्या होगा प्रकीर्ण प्रकार के अधिवास पाए जाएंगे, बिखरे बिखरे अधिवास होंगे। और जहां पर अनुकूल कारक होंगे वहां पर क्या होगा, एक सघन बस्ती का विकास होगा, एक ही जगह पर जो है लोग ज्यादा रहे। अधिवास के वितरण का यह रूप मानव के प्रयत्नों के फलस्वरूप न होकर वातावरण के विभिन्न तत्वों के प्रभाव का परिणाम है। अब वातावरण के विभिन्न तत्वों का परिणाम है, तो मानव कितनी कोशिश कर ले, वातावरण भी तो अपने आप में एक मजबूत कारक है जो प्रभावित करता है, उसको हम नहीं बदल सकते। राजस्थान में बस्तियों की स्थिति पर भौतिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी वो भौतिक कारक जो है बहुत डोमिनेंट होता है, कि ये अधिवासियों को प्रभावित करता ही है। वैसे तो राजस्थान में अधिवासियों को अनेक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व प्रभावित करते हैं, किंतु जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं देखते हैं। अब इसमें जो अपना पहला आता है वो है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व अभी हमने थोड़ा डिस्कस करा था कि जो भी आसपास जो भी हम कहेंगे जहाँ अधिवास बनता है उसके आसपास जो भी जंगल, जमीन, पर्वत, पहाड़, नदियां, धूप, वर्षा वगैरह जो चीजें, हवा हो गया, ये पाई जाती है, इनको हम कहेंगे कि प्राकृतिक तत्व या प्राकृतिक कारक। तो देखते हैं पहला स्थिति एवं स्थल। पहला है स्थिति एवं स्थल। स्थिति अधिवासों की स्थापना को अधिक प्रभावित करती है, यानी कि अधिवास के जो है किस जगह पर उसका विकास हो रहा है। उपयुक्त स्थिति पर विकसित अधिवास की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। सुरक्षा एवं परिवहन की स्थिति से, परिवहन का घनिष्ठ संबंध होता है स्थिति से, यानी कि किस लोकेशन पर जो है घर बना हुआ है, किस लोकेशन पर अधिवासों का विकास हुआ है। अगर अच्छी लोकेशन पे तो क्या होगा कि वो घर और बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, उसके आसपास और नए नए घर बनते जाएंगे, यानी कि अधिवासों का विकास होगा। लेकिन अगर वो अच्छी जगह नहीं है तो क्या होगा, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा।
अधिवासों की स्थापना में उस स्थिति को सर्वोत्तम माना जाता है जहां निवासियों का आश्रय स्थल सुरक्षित हो तथा प्रदेश के अन्य भागों से संबंध सरल हो। जहां पे क्या हो कि एक तो सुरक्षा होनी चाहिए, लोग जो है सुरक्षित रहे, ऐसा नहीं हो कि जंगली जानवरों का, दुश्मन का हमेशा डर बना रहे। और दूसरा कनेक्टिविटी, कि आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ऐसी जगह पर अगर कोई शहर या गांव बसा हुआ है तो उसका विकास तेजी से होगा। प्राचीन काल में अधिवास शत्रु के आक्रमण से बचाने की दृष्टि से पहाड़ियों पर स्थापित किए जाते हैं। हम देखते हैं कि अपने यहाँ पे जो राजस्थान में किले वगैरह बने हुए तो वो शत्रु सेना से बचने के लिए ऊपर बनाए जाते थे। प्राचीन काल में परिवहन का साधन नदियां होती थी, इस कारण नदियों के किनारे भी काफी जो हम देखते हैं कि अधिवास पाए जाते हैं। स्थल का सीधा संबंध भूमि के स्वरूप या उच्चावच से होता है। उच्चावचन अधिवास के प्रकार, रूप तथा आकार को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि जहां पर अधिवास का विकास हो रहा है वहां की जमीन जो है समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोटा जो अपना चंबल नदी पर बसा हुआ है, क्योंकि वहां पर आप देखते हैं कि पानी की सुविधा है, कनेक्टिविटी है। स्थिति की दृष्टि से नदी के निकट अधिवास की स्थापना करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि स्थल की दृष्टि से नदी के सभी किनारे अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। अब नदी के पास बसाना अनुकूल तो होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सभी जगह जो है परिस्थितियां एक जैसी पाई जाएंगी, नदी के किनारे समतल भूमि उपलब्ध होगी, तो ये अनुपयुक्त भी हो सकता है। नदी किनारे स्थल का चयन करते समय देखना होगा कि उक्त स्थल पर बाढ़ का पानी तो नहीं आता, या वहां दलदली भाग तो नहीं है, या प्रवाहहीन क्षेत्र तो नहीं है। कि पास का क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल बाढ़ आ जाए, कीचड़ कीचड़ रहे, या जो है पानी बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो अधिवास मानव के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति किस तरीके से प्रभावित करती है? स्थलाकृति अथवा धरातल। अब धरातल जो है, धरातल अगर धरातल जो है उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा ढलान है या पहाड़ी है, तो वहां पर हम देखते हैं कि अधिवास बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाएंगे। तो ये पर्वतीय ढाल या पठार की कटी फटी भूमि पर प्रकीर्ण अधिवास पाए जाएंगे, यानी कि जो अधिवास होंगे क्या होंगे, बिखरे बिखरे होंगे, पास पास जो अधिवासों का अधिक विकास नहीं होगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सघन अधिवास मिलते हैं, जबकि दक्षिणी राजस्थान के पठारी प्रदेश में बिखरे हुए अखंडित अधिवास मिलते हैं। क्योंकि एक तरफ तो क्या है दक्षिणी पूर्वी भाग में की मैदानी क्षेत्र, दूसरी तरफ जो दक्षिणी राजस्थान का पठारी क्षेत्र, यहाँ पर क्या है पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, यहाँ का धरातल की स्थलाकृति जो है वो अच्छी नहीं है। पर्वतीय भागों में जीविकोपार्जन के साधन एक स्थान पर पर्याप्त न होने के कारण अधिवास प्राय छोटे छोटे तथा दूर दूर बसाए जाते हैं। इसके विपरीत मैदानी भागों में जहां पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध होती है तथा मानव के जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन होते हैं, वहां सघन अधिवास पाए जाते हैं, क्योंकि इन मैदानी भागों में अधिवास के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि होती है। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि मैदानी क्षेत्र में कैसे अधिवास जो है अधिक विकसित होते हैं। दूसरा आता है जलवायु। तो जलवायु कैसे मानव अधिवास को प्रभावित करेगी? जलवायु यानी कि हम कह सकते हैं जल और वायु। तो एक तो वहां पर पानी कितना बरसता है, वर्षा जो है कितनी होती है। अगर वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो भी हम कहेंगे कि वो जलवायु जो है मानव के रहने के अनुकूल नहीं होगी, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी अनुकूल नहीं होगा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी अनुकूल नहीं होगा, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां जो है नहीं होनी चाहिए। तो मानव अधिवास की स्थिति और स्थान निर्धारित करने में जलवायु का भी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान है। अब जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर जलवायु हम देखते हैं विषम है, कठोर है और अनाकर्षक है, इसलिए उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि जनसंख्या बहुत कम और विरल है। जैसलमेर में हम देखते हैं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अब यहाँ की जलवायु जो है कठोर और विषम जलवायु। इसी तरीके से दूसरी जलवायु में, दूसरे जो कठोर जलवायु क्षेत्र में जो जिले हैं हम उनमें भी देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम पाया जाता है। अगला आता है जल एवं समतल भूमि। क्यों कहें कि मानव अधिवास के अगर निर्माण को प्रभावित करता है, उसके विकास को प्रभावित करता है, तो सबसे जो मुख्य कारण है, मुख्य कारक है
वो है जल और समतल भूमि। अगर कहीं पर जल है और समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और अगर वहां पर पानी का भराव नहीं हो, अच्छा सुप्रवाहित भूमि है, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा, आदिवासियों का अधिक विकास होगा। जल के बिना जीवन असंभव है, मानव की अधिकतर क्रियाएं इसके बिना संभव नहीं है। राजस्थान में यह कहावत काफी चरितार्थ है कि जहां कुआं है वहां अधिवास है, यानी कि जहां पर कुआं है वहां पर गांव है, बस्ती है। उस बस्ती का नाम सा से जुड़ा है, जैसे मालोसर, जहां पर भी देखो राजस्थान में है ना, ये जो पाए जाते हैं सर, जहां पर भी है, जैसे कि जहां पर कोई तालाब या कुछ भी है तो उसके पीछे सर लगा जाता है, जैसे मोला सर, नापा सर। सर मतलब तालाब या सरोवर। तो यहाँ पर क्या होगा, बस्तियां भी पाई जाती है। प्रारंभिक सभी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई, नदी घाटियों में। जैसे हम कहते हैं कि भाई नील नदी घाटी में सभ्यता का विकास हुआ है, सिंधु घाटी वगैरह ये क्षेत्र है, तो यहीं पर जो हम देखते हैं प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। और जो अधिकांश जो हम देखते हैं कि अधिवास पाए जाते हैं वो नदियों की घाटियों में, उपजाऊ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान में जो भी है टोंक वगैरह है। इसी तरीके से पुष्कर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह जो ये क्षेत्र हैं, ये सारे जो है हम देखते हैं कि इसी तरीके की स्थिति है। अगला आता है मिट्टी, कि मिट्टी जो है कैसे अधिवासियों को प्रभावित करती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी होगी तो क्या होगा कि लोगों को खाने पीने के लिए अच्छा अनाज मिलेगा। अच्छा अनाज मिलेगा, उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो पेट भरेगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। अगर मान लो भूमि जो है उपजाऊ नहीं है, वहां पर पैदावार नहीं होती है, तो लोग धीरे धीरे वहां से छोड़कर चले जाएंगे, वहां पर जो है आदिवासियों का बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा। समतल धरातल हो तथा उस पर उर्वरा मिट्टी के निक्षेप हो, ये दोनों घटक सघन अधिवासियों को जन्म देते हैं। इसके बारे में हमने अभी देखा। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं अपने, जैसे अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये माही क्षेत्र, दौसा, करौली, जहां पर की उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर अधिवास अधिक विकसित हुआ। और जहां पर बालू का युक्त मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, पानी वगैरह नहीं है, अनुपजाऊ मिट्टी रहती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो है घनत्व कम पाया जाता है। अगला है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि मानव जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है उससे भी क्या होता है कि जो अधिवास के विकास जो है, अधिवासों का विकास प्रभावित होता है। अगर आर्थिक कारक, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान का उदाहरण लेते हैं कि वहां पर हम देखते हैं सामान्यतः जो जलवायु है वो अनुकूल नहीं है, लेकिन वहां पर क्या रिफाइनरी वगैरह लग रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, तो वहां पर धीरे धीरे क्या है कि लोग जाकर बस रहे हैं, वहां पर जनसंख्या का विकास हो रहा है। और साथ में अगर किसी अधिवास, ऐसा अधिवास है जहां पर कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो लोग क्या वहां से धीरे धीरे छोड़कर चले जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। अपने भरण पोषण हेतु मानव विविध आर्थिक अपनाता है। इनमें से कुछ आर्थिक क्रियाएं जैसे शिकार करना, लकड़ी काटना, पशुचारण, खनिज खोदना आदि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है, जो बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती है। इसलिए ऐसे आर्थिक व्यवस्था के अधिवास अस्थायी और छोटे छोटे होते हैं, यानी कि इस तरह के हम देखते हैं जहां पर भी आर्थिक क्रिया होगी वहां पर अधिवास सघन नहीं होते। इसी तरीके से हम जूमिंग कृषि वाले क्षेत्र देखते हैं, लेकिन जहां पर क्या होता है कि इंडस्ट्री वगैरह लगती है वहां पर अधिवासों का सघन विकास हो जाता है। जलापूर्ति की, यातायात की सुविधा होती है, केंद्रीयता होती है वहां पर। जहां कृषि योग्य भूमि हो, खनिज संसाधन उपलब्ध हो, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो, वहां व्यापार वाणिज्य होगा। और व्यापार वाणिज्य होने के साथ में क्या होगा, आदिवासियों में तेजी से विकास होगा। अब इसके उदाहरण देखो, सरदार शहर, रतनगढ़, दौसा, किशनगढ़ आदि में, आदि जो है हम देखते हैं कि यातायात मार्गों पर विकसित हुआ। इसी तरीके से अपने मकराना में हम देखते हैं कि छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो उद्योग जो हम देखते हैं, यह कहें कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है मानव अधिवासियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से हमारे कुछ और उदाहरण जैसे कौन कौन से, जैसे अपने फुलेरा जो है रेल के कारण, रेल परिवहन के कारण डेवलप हुआ है। उत्तर लाई, बांदीकुई, गंगापुर, कोटपुर आदि का विकास इस तरीके से हुआ है। फिर आता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक यानी हम कह सकते हैं कि मानव की आस्था के केंद्र या मानव के कारण जो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है, मानव संस्कृति के कारण, जिससे कि उन अधिवासियों का विकास होता है। जैसे
आदिकालीन मानव जो है प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। स्त्रियां और बच्चे क्या करते थे, बर्तन, टोकरी, रस्से, अन्य जो है हस्त दस्तकारी के काम करते थे। फलस्वरूप एक सहयोगी जीवन या सहकारिता की भावना विकसित हुई और एक ही संस्कृति के लोग एक ही आवासीय स्थल पर रहते हुए, अब संस्कृति जैसे इसको हम यो भी कह सकते हैं कि एक समान लोग जो है एक समूह में केंद्रित होते हैं, एक जगह पर जो उनका विकास होता है केंद्रित रहते हैं। तो यहाँ पर एक ही कार्य संपन्न करने वाले लोगों का एक समूह साथ रहने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यही संस्कृति बन गई, सभ्यता बन गई और विभिन्न तरह के जो है हम देखते हैं कि व्यवसाय करने वाले विकसित हुए और उन्हीं के जो है अधिवास विकसित होते गए। जैसे अलग अलग हम देख सकते हैं कि खाती, चूल्हा, कुम्हार, नाई, हरिजन, तो इस तरीके से इनके जो है अधिवास विकसित होते जाते हैं। फिर अगला कारक है धार्मिक कारक। धार्मिक कारक यानी हम सीधा जो कह सकते हैं कि इसका संबंध जो हम मंदिर, मस्जिद इनसे जोड़ सकते हैं कि जहां पर भी कोई देवता का स्थान है, कोई धर्म आस्था का केंद्र है, तो वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे लोग वहां पर आते जाते रहते हैं और वहीं पर लोग बसने लग जाते हैं। कुछ लोगों को वहां रोजी मिलती है, वहां रोजगार मिलता है, तो रोजगार मिलने के साथ ही क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर वो अधिवास बढ़ते जाते हैं और उन क्षेत्रों का जो है विकास होता जाता है। जैसे कहीं पर मान लो यूं कह सकते हैं कि गंगा किनारे लोग जो है अंतिम संस्कार करने के लिए जो है लाश वगैरह ले जाते हैं वहां पर, तो वहां पर धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलने लगा, वहां विकास हुआ, लोग वहां पर अस्थियां बहाने जाते हैं, हड्डियां बहाने जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहां पर आदिवासियों का तेजी से विकास हुआ। अब इसमें जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, सांवरिया जी, श्रीनाथ जी, सालासर, हनुमान जी, महावीर जी, पुष्कर, रामदेवरा, केला देवी, ये सारे जो है स्थान धार्मिक स्थलों के कारण ही या धार्मिक कारक जो है इन आदिवासियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो आज की क्लास में जो है अपना इतना ही। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आदिवासियों के बारे में आगे देखेंगे किससे संबंधित और कौन कौन से विशेषताएं, प्रतिरूप वगैरह हैं। तो बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज पर। थैंक यू।